बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग के चैप्टर जनरल के साथ दोबारा ऑनलाइन मौजूद हैं। और इससे पहले के लेक्चर्स में हमने ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करके जनरल में रिकॉर्ड करने का तरीक़ा सीख लिया था। आज आपके सामने स्क्रीन पर एक और क्वेश्चन मौजूद है जनरल का, जिसमें हम कुछ एडिशनल ट्रांजैक्शंस जो है वो सीखेंगे। स्क्रीन पे आपके सामने एग्जांपल नंबर 4 मौजूद है, जिसमें लिखा हुआ है कि मिस हमना started the business with the name of Skimmers Mart and furnished the following details for the month of July 2019। कुछ ट्रांजैक्शंस आपको गिवन हैं। क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है वो कह रहे हैं कि पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस। ये ट्रांजैक्शंस आपको ऊपर गिवन हैं, इनको आपने अच्छी तरह एनालाइज करके और उसको जनरल में रिकॉर्ड करना है, यानी जनरल में उसकी एंट्री बनानी है। तो चलिए पहली ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। जुलाई 3, इन्वेस्टेड कैश इन द बिजनेस 2 लाख, 2 लाख रुपए का कैश इन्वेस्ट हुआ। फर्नीचर 40,000 एंड सप्लाईज 10,000। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक बिजनेस के अंदर ओनर ने 3 तरह के एसेट्स इन्वेस्ट किए: कैश, फर्नीचर एंड सप्लाईज। तो अब हमें ये बात अच्छी तरह समझ में आ जानी चाहिए कि ओनर जितने एसेट्स इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, वो सारे एसेट जब बिजनेस को मिल जाते हैं तो बिजनेस का के पास एसेट की क्वांटिटी और एसेट्स की अमाउंट इंक्रीज हो जाती है। और इंक्रीज इन एसेट्स, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के हिसाब से इंक्रीज इन एसेट्स इज रिकॉर्डेड बाय डेबिट। तो यहाँ पे हमारे बिजनेस को 3 एसेट्स मिले, एक कैश मिला, एक फर्नीचर मिला और तीसरा ऑफिस सप्लाईज। ये तीनों एसेट्स हैं, ये तीनों हमारे बिजनेस में इंक्रीज हो रहे हैं, इन तीनों को हम डेबिट करेंगे। उसके साथ अब दूसरी चीज, ये तीनों एसेट्स कहाँ से आए हैं? ये तीनों एसेट्स ओनर की तरफ से आए हैं, ओनर ने इन्वेस्ट किए हैं। तो ओनर का कंट्रीब्यूशन इन द बिजनेस, जिसको हम कैपिटल कहते हैं, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। एक ओनर जितना कंट्रीब्यूट करेगा अपने बिजनेस के अंदर, उतना ही उसका कैपिटल इनिशियल इंक्रीज कर जाएगा। और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के हिसाब से इंक्रीज इन कैपिटल इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट। अब आप देखिए, जनरल में हम गए, हमने तीनों एसेट्स कैश, फर्नीचर, सप्लाईज को डेबिट की पोजीशन पे लिख करके और उनके आगे डेबिट के कॉलम में अमाउंट लिख डाली। और उसके बाद हमने क्रेडिट की पोजीशन पे कैपिटल को लिखा और कैपिटल की जगह पर क्रेडिट साइड पर 2,50,000 रुपीज लिख डाला। जितने एसेट्स की अमाउंट होगी उतना ही ओनर का कैपिटल होगा। इस एंट्री का डेबिट क्रेडिट बराबर रहेगा। उसके बाद सेकेंड एंट्री, ओपन अ बैंक अकाउंट 60,000। ओपन अ बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट खोला गया 60,000 रुपए कैश के साथ। जब भी हम बैंक अकाउंट ओपन करते हैं, हम बैंक में कैश डिपॉजिट करते हैं। अब आप खुद जज करें इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, कौन कौन से एसेट्स इन्वॉल्व हैं, और ये भी फैसला करें कि कौन सा एसेट इंक्रीज हो रहा है और कौन सा एसेट डिक्रीज हो रहा है। जब हम बैंक में पैसे जमा कर रहे हैं तो हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, बैंक एसेट है, इंक्रीज हो रहा है। दूसरा इंपैक्ट क्या है, सोचिए जरा। दूसरा इंपैक्ट कैश का है। हम बैंक में कैश जमा करवा रहे हैं, कैश हमारा एसेट है और एसेट हमारे पास से डिक्रीज हो रहा है। तो रूल्स कहते हैं कि डिक्रीज इन एसेट्स इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट। तो यहाँ पे हमने फैसला कर लिया कि बैंक हमारा एसेट है, वो इंक्रीज हो रहा है, उसको डेबिट करना है। और कैश हमारा एसेट है, वो हमारे बिजनेस के पास डिक्रीज हो रहा है, उसको हमें क्रेडिट करना है।
तो हम जनरल में गए, हमने डेबिट की पोजीशन पे लिखा बैंक, उसके आगे डेबिट के कॉलम में लिख दिए 60,000 और क्रेडिट की पोजीशन पे लिखा कैश और कैश के आगे क्रेडिट के कॉलम में लिख दिए 60,000। नरेशन में क्या लिखेंगे? टू रिकॉर्ड डिपॉजिट ऑफ कैश इनटू बैंक। बहुत सिंपल से ट्रांजैक्शन है जो हम पहले भी इससे पढ़ चुके हैं। जी बेटा क्लियर है? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आगे चलते हैं। जुलाई 10 परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश 80,000 फ्रॉम मिस्टर फरहान। मिस्टर फरहान से हमने 80,000 रुपीज की कैश पे मर्चेंडाइज खरीदी। मर्चेंडाइज खरीदने को हम क्या कहते हैं? इसका टाइटल ऑफ अकाउंट क्या रखा जाता है, याद है आपको? जी, मर्चेंडाइज खरीदने को हम कहते हैं परचेजेस, और परचेजेस को हम ट्रीट करते हैं एज रेवेन्यू, सॉरी एज एक्सपेंस। परचेजेस को हम ट्रीट करते हैं एज एक्सपेंस, और जब इसको सेल करेंगे तो उसको ट्रीट करेंगे एज रेवेन्यू। मर्चेंडाइज का खरीदना परचेजेस है, एक्सपेंस है, मर्चेंडाइज का बेचना सेल्स है, और वो रेवेन्यू होता है। तो यहाँ पे हम मर्चेंडाइज परचेज कर रहे हैं और कैश पे परचेज कर रहे हैं। परचेज हमारा एक्सपेंस हुआ, एक्सपेंस हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के हिसाब से इंक्रीज इन एक्सपेंसेस इज रिकॉर्डेड बाय डेबिट। तो हम यहाँ पे एक्सपेंसेस इन परचेजेस को डेबिट कर देंगे। सेकेंडली, दूसरा इंपैक्ट कैश पे आ रहा है। ठीक है, इसको सोचते रहें साथ साथ अपने दिमाग में। जी, दूसरा इंपैक्ट यकीनन कैश पे आ रहा है। हाँ, यकीनन आपने सोच लिया होगा कि क्रेडिट क्या होना चाहिए। तो हम, कैश हमारा एसेट है, हम पे कर रहे हैं सप्लायर को, हमारे पास से डिक्रीज हो रहा है। तो रूल्स के हिसाब से डिक्रीज इन एसेट्स इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट। तो यहाँ पे हमने डिसाइड कर लिया कि परचेजेस को डेबिट होना चाहिए और कैश को क्रेडिट होना चाहिए। तो हम गए जर्नल में, हमने डेबिट की पोजीशन पे लिखा परचेजेस, क्रेडिट की पोजीशन पे लिखा कैश, और आगे रिस्पेक्टिवली हमने उनकी अमाउंट उनके कॉलम्स में लिख दी। नरेशन में क्या लिखेंगे? टू रिकॉर्ड कैश परचेजेस ऑफ मर्चेंडाइज, कैश परचेज ऑफ मर्चेंडाइज। बात देखिए, मतलब ये सेंटेंस आप अपनी आसानी से शॉर्टेस्ट लैंग्वेज के अंदर ब्रीफली उसको डिस्क्राइब करते हुए कुछ भी आप सेंटेंस लिख दे। अच्छा जी जनाब, इसके बाद जुलाई 12 की ट्रांजैक्शन अगेन मर्चेंडाइज परचेज हो रही हैं, लेकिन इस दफा हम उस मर्चेंडाइज को उधार पे खरीद रहे हैं। परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट, मर्चेंडाइज उधार पे खरीदी जा रही हैं। ठीक है, अब मर्चेंडाइज खरीदने को हम क्या कहते हैं? अभी हमने डिस्कस किया, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मर्चेंडाइज जब परचेज की जाती हैं उसका टाइटल ऑफ अकाउंट होता है परचेजेस। एक बात, दूसरी बात, ये मर्चेंडाइज हमने परचेज की है ऑन क्रेडिट, उधार पे। तो जब हम कोई चीज खरीदते हैं और उसके बदले पैसे नहीं देते तो वो हमारे लिए अकाउंट्स पेएबल कहलाता है। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो आपके मर्चेंडाइज आप खरीद रहे हो, परचेजेस आपका एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, और रूल ये कहते हैं डेबिट एंड क्रेडिट के कि इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ एक्सपेंस इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। तो हमें यहाँ पे परचेजेस को डेबिट करना है। अब आप देखिए, परचेजेस चाहे आप कैश पे करें या उधार पे करें, परचेजेस की सूरत में दोनों तरफ से आपका एक्सपेंस इंक्रीज होगा। एक बात, दूसरी बात कि ये हमने उधार पे खरीदा, पैसे हमने दिए नहीं है, तो ये है हमारी लाइबिलिटी जिसको हम कहते हैं अकाउंट्स पेबल। तो ये हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं अब तक अकाउंटिंग में कि लाइबिलिटी इज अ बर्डन, और जितना आप उधार पे खरीदेंगे वो बर्डन आप पे इंक्रीज होता रहेगा।
तो ये जनाब हमने उसको एनालाइज कर लिया ट्रांजैक्शन को, हमने ये देखा कि परचेजेस को इंक्रीज हो रहा है, उसको डेबिट करना चाहिए। अकाउंट्स पेबल लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, उसको क्रेडिट करना चाहिए। परचेजेस डेबिट, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट होना चाहिए। तो हम गए जनरल के अंदर और हमने वहां जाके जुलाई की 12 तारीख को जनरल में एंट्री क्या बनाई, परचेजेस को डेबिट की पोजीशन पे लिख करके, और आगे डेबिट के कॉलम में हमने लिख दिए कितने पैसे जी, 40,000, सॉरी 90,000। और उसके साथ साथ दूसरी चीज, अकाउंट्स पेबल को हमने लिखा क्रेडिट की पोजीशन पे और उसके आगे क्रेडिट साइड के कॉलम में 90,000 रुपीज रिकॉर्ड कर लिए। नरेशन में लिखेंगे टू रिकॉर्ड क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स या मर्चेंडाइज, एक ही बात है। ठीक है बेटा, क्लियर है यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन तो प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें अभी तक? एनी प्रॉब्लम? ये सारे ट्रांजेक्शन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पहले भी सीख चुके हैं, कोई नई ट्रांजेक्शन अभी तक इसमें नहीं आई, जस्ट आपकी प्रैक्टिस है, आपको रिवाइज करवाया जा रहा है ताकि आपको आइडिया हो कि वो जो कॉमन ट्रांजेक्शन है परचेज की और सेल की वो किस तरह रिकॉर्ड की जाती है। अच्छा जनाब, यहाँ पे परचेज की कहानी मुकम्मल हुई जुलाई के 13 से, अब सेल की स्टोरी स्टार्ट हो रही है। अब वो आपको बता रहे हैं क्वेश्चन में कि सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश। अब आप मर्चेंडाइज बेच रहे हो और कैश पे बेच रहे हो, और जिसको बेच रहे हैं उसका नाम है मिस्टर अब्बास जी। अब आप इस ट्रांजैक्शन को एनालाइज करें, किस चीज का लेन देन हो रहा है। हम कस्टमर से कैश रिसीव कर रहे हैं, कैश हमारा एसेट है, इंक्रीज हो रहा है। और रूल्स ये कहते हैं डेबिट एंड क्रेडिट के, इंक्रीज इन एसेट इज रिकॉर्डेड बाय डेबिट। तो गोया कि हमें यहाँ पर कैश को डेबिट करना है क्योंकि एसेट इंक्रीज हो रहा है। दूसरी चीज क्या इन्वॉल्व है, वो है सेल्स। जब भी आप मर्चेंडाइज सेल करेंगे, सेल्स के नाम से उसको रिकॉर्ड करेंगे, टाइटल ऑफ अकाउंट उसका सेल्स होगा। और सेल्स की नेचर बेटा होती है रेवेन्यू। और ये बात मैं आपको पहले भी कई दफा बता चुका हूं कि रेवेन्यू, सेल्स इंक्रीज होती है। जितना आप कस्टमर को सेल करेंगे, मर्चेंडाइज बेचेंगे, उतना आपकी कमाई का जरिया सोर्स ऑफ रेवेन्यू इंक्रीज करेगा। आपने ये नहीं देखना कि सामान तो हमारे पास से जा रहा है, मर्चेंडाइज तो डिक्रीज हो रही नहीं। मर्चेंडाइज डिक्रीज हो रही होंगी, वो एक अलग फैक्टर है, उसको हम बाद में जाके देखेंगे, उसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं। लेकिन जो हमारा रेवेन्यू है, कस्टमर से जो लेने वाले पैसे हैं या कैश रिसीव हो गया, वो रेवेन्यू हमारा इंक्रीज हो रहा है। ये कंसेप्ट आपका अच्छी तरह क्लियर हो जाना चाहिए कि जब भी आप मर्चेंडाइज सेल करें, चाहे कैश पे करें चाहे क्रेडिट पे करें, मर्चेंडाइज सेल्स करने से आपका रेवेन्यू इंक्रीज होता है। ये पॉइंट बेटा आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हम डिसाइड कर रहे हैं कि कैश हमारा एसेट है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन एसेट को डेबिट करना चाहिए। दूसरी चीज हमारे पास यहाँ पर है सेल्स, जो हमारा रेवेन्यू है। और जितना हम सेल्स करेंगे क्रेडिट पे या कैश पे, जितना भी सेल्स करेंगे हमारा रेवेन्यू इंक्रीज करेगा। और रूल्स ये कहते हैं डेबिट एंड क्रेडिट के कि इंक्रीज इन रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट। इस ट्रांजैक्शन के अंदर हमें कैश को डेबिट करना है और सेल्स को क्रेडिट करना है 40,000 रुपीज पे। तो हम गए जर्नल के अंदर, हमने जुलाई 13 के ऊपर कैश को लिखा डेबिट की पोजीशन पे और उसके आगे डेबिट के कॉलम में 40,000 लिख दिया। और सेल्स के को हमने लिखा क्रेडिट की पोजीशन पे और उसके आगे क्रेडिट के कॉलम में हमने लिख दिए 40,000 रुपया। नरेशन में लिख दिया टू रिकॉर्ड कैश सेल्स ऑफ मर्चेंडाइज या गुड्स। बात देखिए, मर्चेंडाइज को हम गुड्स भी लिख सकते हैं। जी बेटा, यहाँ तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? दोबारा ये ट्रांजैक्शन आपकी बार बार रिपीट करने का मकसद बेटा ये कि इसके इंपॉर्टेंस आपको बताना। ये जो ट्रांजैक्शन सेल और परचेज की है बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है और ये आपको तकरीबन ट्रेडिंग बिजनेस के हर जर्नल में मिलेगी। अगली ट्रांजैक्शन जुलाई 15, सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट टू मिस्टर अनवर। अब आप देखिए कि मर्चेंडाइज हम बेच तो रहे हैं
लेकिन हमें उसके बदले कस्टमर कैश नहीं दे रहा, उधार पे हमने बेची। तो जो मर्चेंडाइज हम उधार पे बेचते हैं उसके बदले हमें कस्टमर से कैश बाद में लेना होता है। अभी नहीं मिला कैश, बाद में लेना है। ऐसे अमाउंट को हम कहते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल, लेने वाला पैसा, काबिल वसूल पैसा जो आपने वसूल करना है, लेना है, रिसीव करना है। अकाउंट्स रिसीवेबल की नेचर भी एसेट होती है। जिस तरह कैश आपका एसेट है उसी तरह अकाउंट्स रिसीवेबल भी आपका एसेट है। जब आप मर्चेंडाइज कैश पे बेचते हो, कस्टमर आपको फॉरेन कैश दे देता है तो कैश का लेवल आपके पास इंक्रीज हो जाता है। इसी तरह जब आप मर्चेंडाइज को उधार पे बेचेंगे, क्रेडिट पे बेचेंगे, तो कस्टमर से लेने वाला रिसीवेबल अमाउंट भी आपका इंक्रीज करेगा। अब मिसाल के तौर पे एक आदमी से मैंने 2,000 रुपए लेने हैं, ठीक है, 2,000 रुपए मेरा अकाउंट रिसीवेबल है पुराना। अब मैंने उसको मजीद 3,000 का सामान बेच दिया। अब मेरा उससे रिसीवेबल कितना हो गया? 5,000। मजीद मैंने उसको 4,000 का सामान उधार पे बेच दिया। अब रिसीवेबल कितना हो गया? 9,000। तो जितना मैं उसको उधार पे बेचता चला जा रहा हूँ उतना मेरा रिसीवेबल अमाउंट इंक्रीज हो रहा है। और जब वो आदमी, मेरा कस्टमर, मुझे पैसे दे देगा तो जो लेने वाला पैसा है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अब एक आदमी से मैंने 9,000 रुपए लेने हैं, उसने मुझे लाके 6,000 रुपए दे दिए। अब कितने लेने? 9 में से 6 मिल गए। अब मेरा रिसीवेबल है जनाब 3,000, यानी मेरा रिसीवेबल 9,000 से डिक्रीज होके 3,000 पे आ गया, डिक्रीज हो गया। वजह कि मुझे कैश मिल गया। तो जब कलेक्शन होती है कस्टमर की तरफ से तो अकाउंट्स रिसीवेबल डिक्रीज हो जाता है, और जब उधार पे बेचते हैं तो अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे जुलाई 15 के ट्रांजेक्शन में हम मर्चेंडाइज 50,000 रुपए की कस्टमर को उधार पे बेच रहे हैं। तो हमारे जो लेने वाले पैसे हैं, रिसीवेबल अमाउंट दैट इज इंक्रीज्ड, ठीक है, लेने वाला पैसा इंक्रीज होगा। और अकाउंट रिसीवेबल दूसरे एसेट्स की तरह जब भी इंक्रीज होगा उसको हम डेबिट करेंगे। अकाउंट्स रिसीवेबल हमारा हो गया डेबिट। दूसरा जो टाइटल ऑफ अकाउंट इस ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व है वो है जनाब सेल्स। सेल्स का मतलब हुआ रेवेन्यू। जितना आप मर्चेंडाइज सेल करेंगे उतना आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, और जब रेवेन्यू बढ़ेगा तो उसको हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। तो गोया कि डिसाइड हो गया इस ट्रांजेक्शन में दो चीजें हैं। नंबर वन, अकाउंट्स रिसीवेबल है जिसको हमें डेबिट करना है, और सेल्स है जिसको हमें क्रेडिट करना है। ये डिसाइड करने के बाद हम गए जर्नल के अंदर और 15 को हमने क्या लिख दिया? अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट की पोजीशन पे लिख दिया, ब्रैकेट में उस कस्टमर का नाम जिससे हमने पैसे लेने। नॉर्मली मैं आप ये बात याद रखिएगा, जब भी पर्सनल अकाउंट्स आते हैं जिसमें कैपिटल है, ड्राइंग है, अकाउंट रिसीवेबल है, अकाउंट्स पेबल है, इनको हम पर्सनल अकाउंट्स कहते हैं। तो इनका ताल्लुक किसी न किसी शख्सियत से होता है, इंसान से, पर्सन से होता है। अगर सवाल में आपको पर्सन का नाम दिया गया, कैश में नहीं, अब जैसे ऊपर वाली ट्रांजैक्शन थी जिसमें कैश सेल हुई 40,000 की, साथ में कस्टमर का नाम मिस्टर अब्बास बताया गया था, तो कैश के कस्टमर का नाम रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो क्रेडिट कस्टमर है या क्रेडिट के सप्लायर्स हैं या कैपिटल है या ड्राइंग है, उसके साथ हम ओनर का या सप्लायर का या फिर कस्टमर का नाम जरूर लिखते हैं ताकि हमें याद रहे कि ये किस कस्टमर का अकाउंट रिसीवेबल है। बहुत सारे कस्टमर को हम उधार पे सामान बेचते रहते हैं, कोई एक कस्टमर नहीं होता। तो हम हर अकाउंट रिसीवेबल के आगे उस कस्टमर का नाम लिखते हैं, फिर बाद में जाके हम कलेक्टिव उसका रिकॉर्ड बनाते हैं, जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, जर्नल लेजर हम बनाते हैं। बहरहाल तो यहाँ पे इस वक्त हमारा अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम मिस्टर अहमद, जिसको हम डेबिट कर देंगे, और सेल्स हमारा रेवेन्यू में जो इंक्रीज हो रहा है जिसको हम वहां जाके क्रेडिट कर देंगे 50,000 रुपए से। यहाँ पर हमारी कहानी सेल्स की खत्म हुई। अब हम चलते हैं जुलाई 19 की तरफ। जुलाई 19 में कह रहे हैं कि रिसीव कैश 12,000 रुपए फ्रॉम मिस्टर अनवर इन फुल सेटलमेंट ऑफ 14,000 रुपीज। अब आप देखिए, मिस्टर अनवर को आपने टोटल 50,000 का कुछ सामान बेचा होगा, डिफरेंट प्रोडक्ट्स को मिला के। भाई कोई चीज 10,000 की होगी, कोई 20,000 की होगी, कोई 15 की होगी, कोई 18 की होगी। तो अब वो किसी एक प्रोडक्ट की कीमत आपको दे रहा है, एक चीज के बदले पैसे दे रहा है, और उस चीज की कीमत है 14,000 रुपए। 14,000 के बदले वो आपको 12,000 रुपए दे रहा है। ठीक है, अब हम इस ट्रांजेक्शन में एक नई चीज सीखने जा रहे हैं। यहां तक बात क्लियर है कि हमारा कस्टमर हमें 14,000 रुपीज दे रहा है, सॉरी 12,000 रुपीज दे रहा है 14,000 रुपीज के बदले में। अब इससे पहले जो ट्रांजैक्शन पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस की थी उसमें पार्ट पेमेंट का जिक्र आया था, इस पे फोकस कीजिएगा।
मेरे बताए हुए हर सवाल के अंदर कोई ना कोई खास पॉइंट होता है। कल के पिछले लेक्चर में मैंने आपको पार्ट पेमेंट बताई थी कि अगर एक आदमी से मुझे 32,000 रुपए लेने हैं, उसने फिलहाल मुझे 20,000 रुपए दे दिए, तो 12,000 वो मुझे बाद में देगा। दैट इज कॉल्ड पार्ट पेमेंट। लेकिन यहाँ पे अगर आप और करें, फोकस करें, एक आदमी है जिससे हमने 14,000 रुपीज लेने हैं किसी प्रोडक्ट के बदले, हमने उसको जरा पहले कोई फ्रिज भेज दिया या कंप्यूटर भेज दिया पुराना, कंप्यूटर के बदले 14,000 रुपए के बदले हमें 12,000 रुपए दे रहा है। अब ऐसा नहीं है कि 2,000 वो बाद में देगा, यहाँ पे वर्ड पे फोकस कीजिए, तो मैंने बोल्ड करके आपके सामने हाईलाइट किया यहाँ पे, इन फुल सेटलमेंट। अब वो कह रहा है कि 14,000 रुपए, 14,000 रुपीज के बदले में आपको 12,000 रुपए दे रहा हूं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं 2,000 आपको बाद में दूंगा। फुल सेटलमेंट का मतलब कहानी खत्म। ये 14,000 रुपए की जो आपने चीज मुझे भेजी हुई थी, 14,000 की जो मर्चेंडाइज आपने मुझे भेजी हुई थी, उसके बदले में आपको दूंगा 12,000 रुपीज, और 2,000 रुपए जो बच गए वो मैं आपको नहीं दूंगा किसी भी वजह से। हमारी बार्गेनिंग हो गई, सेटलमेंट हो गई, बातचीत हो गई, तो हमने कहा चलो आप 2,000 रुपए मत देना, ये 2,000 रुपए हमने आपको डिस्काउंट दे दिया। तो याद रखिएगा एक बात, कि जब भी आप किसी कस्टमर को डिस्काउंट देते हैं तो उसका टाइटल ऑफ अकाउंट होता है सेल्स डिस्काउंट। और ये बात आपको मैंने उस वक्त बताई थी जब मैं जर्नल का इंट्रोडक्शन करवा रहा था, और उसमें एक टॉपिक आया था कॉन्ट्रा अकाउंट्स। कॉन्ट्रा अकाउंट्स मीन अपोजिट अकाउंट्स, यानी कि हमारे पास परचेज के भी दो कॉन्ट्रा अकाउंट्स थे, अगर आपको याद हो। नंबर 1 परचेज रिटर्न एंड अलाउंस, नंबर 2 परचेज डिस्काउंट। इसी तरह सेल्स के दो कॉन्ट्रा अकाउंट्स थे, नंबर 1 सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस, नंबर 2 सेल डिस्काउंट। और इसी तरह कैपिटल का भी एक कॉन्ट्रा अकाउंट था जिसका नाम था ड्राइंग। ये बातें बेटा आपको याद है या भूल गए? ऑनलाइन क्लासेस की बात अक्सर लोग सीरियस नहीं लेते। वेरी गुड। अच्छा, तो यहाँ पे क्या हुआ कि 14,000 रुपीज के बदले हमें मिल गया 12,000 रुपीज, तो गोया के 2,000 रुपए हमें बाद में नहीं मिलेंगे। ये क्या हुआ? ये हमने अपने कस्टमर को डिस्काउंट दे दिया, ये पैसे हमें कस्टमर वापस नहीं करेगा। ये हमारा कॉन्ट्रा रेवेन्यू के तौर पे रिकॉर्ड होगा जिसका नाम होगा सेल्स डिस्काउंट। तो अगर हम इसके ट्रांजैक्शन की एंट्री बनाने जाएंगे तो तीन चीजें इसमें इन्वॉल्व है। नंबर 1, सबसे पहले कस्टमर ने हमें कैश दिया 12,000 रुपए का, 12,000 रुपीज का हमें कैश मिला। कैश हमारा एसेट है, इंक्रीज हो रहा है। जब इंक्रीज होगा तो इंक्रीज इन एसेट इज रिकॉर्डेड बाय डेबिट, हमें कैश को डेबिट करना है। एक बात। दूसरी बात कि इस ट्रांजेक्शन के अंदर 14,000 के बदले में 12,000 रिसीव हुए हैं, तो 2,000 रुपए हमने कस्टमर को छोड़ दिए, डिस्काउंट दे दिया। इसको हम रिकॉर्ड करेंगे जिस अकाउंट में, उस अकाउंट का टाइटल ऑफ अकाउंट होगा सेल्स डिस्काउंट। अब सेल्स डिस्काउंट की नेचर क्या है ये मैं आपको बता चुका, ये कॉन्ट्रा रेवेन्यू है। जितने आपके कस्टमर्स आपको सामान वापस करेंगे आपका रेवेन्यू डिक्रीज होगा। Decrease in revenue is recorded by जी। तो यहाँ पे हम जब रेवेन्यू इंक्रीज होता है उसको हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, और रेवेन्यू के अपोजिट की अगर कोई चीज इंक्रीज होती है हम उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। तो सेल डिस्काउंट है वो 2,000 रुपए से हमारा डेबिट हो जाएगा। ठीक है, कैश इंक्रीज डेबिट 12,000 से, सेल डिस्काउंट कॉन्ट्रा रेवेन्यू इंक्रीज डेबिट हो जाएगा 2,000 से, और कस्टमर से जो लेने वाले पैसे थे, जो अकाउंट्स हमारा रिसीवेबल था, वो भी डिक्रीज हो जाएगा। तो डिक्रीज इन एसेट इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट। तो अकाउंट्स रिसीवेबल को हम कर देंगे 14,000 रुपीज के ऊपर क्रेडिट। बात समझ में आ रही? तो हम गए जर्नल के अंदर और हमने क्या कहा, क्या लिखा? हमने जर्नल में डेबिट साइड पे, डेबिट की पोजीशन पे कैश लिखा, क्रेडिट की पोजीशन पे, सॉरी डेबिट की पोजीशन पे एक और चीज है सेल डिस्काउंट, उसको भी लिखा,
अब कैश के आगे डेबिट पे 12,000, डिस्काउंट जो हमने कस्टमर को दिया उस पे लिख दिए 2,000, ये डेबिट हो गया। और अकाउंट्स रिसीवेबल ऑफ मिस्टर अनवर जो रिसीवेबल था वो डिक्रीज हो गया, उसको हमने क्रेडिट साइड पे लिख दिया 14,000 रुपीज के साथ। अब आप देखिए एंट्री का डेबिट क्रेडिट बराबर है, डेबिट पे 12 और 2 14,000, क्रेडिट पे भी 14,000। तो इस हिसाब से हमारा एंट्री का, हर एंट्री का डेबिट क्रेडिट का अमाउंट इक्वल आ रहा है। अब मुझे बताइए ट्रांजैक्शन आपकी समझ में आ रही है या नहीं आ रही? वेरी गुड। अब आखिरी ट्रांजैक्शन इस सवाल की ये कह रहे हैं कि पे 10,000 and issued a check of 5,000 to Mr. Shehzad in full settlement of 16,000। तो अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे शहजाद साहब कौन है, तो अगर आप क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन नंबर 14 जुलाई 12 के ट्रांजैक्शन में अगर आप देखोगे तो शहजाद साहब वो हैं जिनसे आपने 90,000 का सामान, 90,000 की मर्चेंडाइज या गुड्स उधार पे खरीदी थी, जिनको हमने 90,000 रुपीज पे करने थे। अब हम उनमें से उस 90,000 में से फिलहाल 16,000 रुपए 16,000 पे करने जा रहे हैं। 16,000 रुपीज हम पे करने जा रहे हैं। और कैसे पे किए? उन 16,000 के लिए हमने 10,000 रुपए का कैश दिया और 5,000 रुपए का उनको एक चेक लिख के दिया। ये तो 15,000 बन गए। इसका मतलब क्या हुआ कि 16,000 के बदले हमने उनको पे किए हैं टोटल 15,000 और बाकी पैसे हम बाद में नहीं देंगे। क्यों? इसलिए कि यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है इन फुल सेटलमेंट। तो यहां से आप जज करोगे कि आपने 16,000 रुपए के बदले 15,000 रुपए दे दिए और 1,000 रुपए मजीद के बारे में हम कह रहे कि भी वो नहीं देंगे, फुल सेटलमेंट हो गई है, मजीद पैसे हम नहीं देंगे। इसका मतलब क्या हुआ? 1,000 रुपए डिस्काउंट कस्टमर को मिल गया, यानी हमें मिल गया। हम कस्टमर है ना, हमने शहजाद से सामान खरीदा था, हम शहजाद के कस्टमर हैं। तो शहजाद साहब ने हमें 1,000 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। अब हमने शहजाद साहब से मर्चेंडाइज परचेज की थी, इस परचेज पे हमें डिस्काउंट मिला। इस चीज पे फोकस कीजिएगा। अनवर साहब को हमने सामान सेल किया था तो उस सेल पे हमने डिस्काउंट दिया था, और शहजाद से हमने मर्चेंडाइज परचेज की हैं तो हमने डिस्काउंट लिया है। अब इस पे फोकस करें। इस ट्रांजैक्शन में 3 चीजें। सबसे पहली बात, शहजाद सप्लायर जिनसे हमने सामान खरीदा था, शहजाद का अकाउंट बेसिकली क्या है हमारे पास? अकाउंट्स पेबल था। अकाउंट्स पेबल बेटा हमारी लायबिलिटी है। अकाउंट्स पेबल लायबिलिटी एक बर्डन है। जितना हम उधार पे खरीदते हैं उधार के बदले में हमारा बर्डन इंक्रीज हो रहा होता है, और जब उस उधार को हम पे ऑफ कर देते हैं, उस उधार को चुका देते हैं, तो वो बर्डन हमारे पास से डिक्रीज हो जाएगा। तो शहजाद साहब से हमने 90,000 की मर्चेंडाइज परचेज की थी, हमारे ऊपर 90,000 का बर्डन था, जिसमें से फिलहाल हमने 16,000 पे कर दिए। तो मजीद कितने पे करने? लाइबिलिटी पे गौर कीजिएगा, 90,000 में 16 पे कर दी तो बाकी बचे 74। आपका बर्डन ऑफ लाइबिलिटी जनाब आली डिक्रीज होके 90 से डिक्रीज होके 74 पे आ गया। तो यहां से साबित हुआ कि लाइबिलिटी हमारी डिक्रीज हो रही। एक बात। दूसरी बात, हमने उनको कुछ कैश पे किया, 10,000 का कैश पे किया। अब कैश हमारा एसेट है, हमारे पास से डिक्रीज हो रहा है, जा रहा है। तो रूल्स ये कहते हैं कि डिक्रीज इन एसेट्स इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट। तो हम कैश को यहाँ पे कर देंगे क्रेडिट 10,000 से, और साथ ही साथ हमने उनको चेक लिख के दिया 5,000 रुपए का। तो शहजाद साहब जाएंगे और हमारे बैंक में से 5,000 रुपए निकाल लेंगे, तो हमारा बैंक में मौजूद बैलेंस भी कम हो जाएगा, बैंक बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है।
रूल क्या कहते हैं, डिक्रीज इन एसेट इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट। तो बैंक भी हमारा एसेट है, बैंक बैलेंस भी डिक्रीज हो गया तो बैंक को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अब यहां पे एक चौथी चीज भी है, तीन भाई चीजें हमने डिस्कस कर ली। नंबर वन, सबसे पहले इसके अंदर क्या इन्वॉल्व है, अकाउंट्स पेबल इन्वॉल्व है, वो डिक्रीज हो रहा है 16,000 रुपए से। दूसरी चीज इसके अंदर क्या है, कैश, वो डिक्रीज हो रहा है, उसको हम क्रेडिट कर देंगे 10,000 से। तीसरी चीज इसके अंदर बैंक बैलेंस है, बैंक डिक्रीज हो रहा है, इसको क्रेडिट कर देंगे 5,000 से। और एक चौथी चीज है जो यहाँ पे नजर नहीं आ रही लेकिन अल्फाज से पिक करेंगे, वो है 1,000 रुपीज का परचेज डिस्काउंट। 1,000 कहां से आए, देखिए हमने 16,000 रुपए देने थे, फुल सेटलमेंट जो थी वो 16,000 की हो रही है, हमने 16,000 रुपए देने थे और 16,000 के बदले हम दे रहे हैं 15,000, ठीक है। 16,000 रुपीज के बदले हम पे कर रहे हैं 15,000, फुल सेटलमेंट हो गई तो 1,000 रुपए हमें फायदा हुआ ना। तो यहां पर एक कॉन्ट्रा अकाउंट क्रिएट होगा जिसका नाम होगा परचेज डिस्काउंट। परचेजेस की नेचर एक्सपेंसेस की है, जितना आप एक्सपेंस करेंगे, परचेज करेंगे, एक्सपेंस बढ़ेगा, उसको डेबिट साइड पे लिखा जाएगा। दूसरी चीज हमारे पास क्या है, परचेज का कॉन्ट्रा अकाउंट, परचेज डिस्काउंट। परचेज जब इंक्रीज होगा डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा और परचेज का कॉन्ट्रा अकाउंट जब इंक्रीज होगा उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा। तो यहाँ पर एक और चीज भी क्रेडिट होगी जिसका नाम है परचेज डिस्काउंट। तो चार चीजें इसमें इन्वॉल्व है। अब हम देखेंगे जर्नल में इसकी किस तरह एंट्री बनाते हैं। सबसे पहले अकाउंट्स पेबल, हमारी लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है 16,000 से, हमने डेबिट साइड पे लिख दी। कैश हमारा एसेट है, डिक्रीज हो रहा है 10,000 से, हमने क्रेडिट साइड पे लिख दिया। और बैंक हमारा डिक्रीज हो रहा है 5,000 से, वो हमने क्रेडिट साइड पे लिख दिया। और कॉन्ट्रा एक्सपेंस, परचेज डिस्काउंट भी इंक्रीज हो रहा है, जितना हमें डिस्काउंट मिलेगा उतना परचेज डिस्काउंट का अमाउंट बढ़ेगा। इंक्रीज इन कॉन्ट्रा एक्सपेंस इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट, हमने 1,000 रुपए से परचेज डिस्काउंट को कर दिया क्रेडिट। तो आज के क्वेश्चन में हमने दो बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखे। नंबर वन, सेल डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट, और नंबर टू परचेज डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट। जी बेटा, याद है, क्लियर है आपको, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? एनी प्रॉब्लम? जी, आखिरी ट्रांजैक्शन आपकी समझ में आ गई, परचेज रिटर्न वाली, डिस्काउंट वाली, क्लियर है? इस पे फोकस कीजिएगा बेटा। ये जो मैं इस पर टाइम लगा रहा हूँ तो ये इसलिए लगा रहा हूँ कि इन क्वेश्चंस की अपनी एक इंपॉर्टेंस है। ये आने वाली सारी की सारी जो अकाउंटिंग है ना बेटा, इसी के ऊपर बेस कर रही है। सिर्फ ये चैप्टर की बात नहीं है कि हम जनरल का चैप्टर पढ़ रहे हैं और ये एग्जाम में आएगा और हम करेंगे, ऐसा नहीं है। बल्कि जनरल बेटा पूरे जितनी जिंदगी पर आप अकाउंटिंग पढ़ेंगे ना उसकी बेस है। जितना स्ट्रॉन्ग आपके जनरल के कॉन्सेप्ट्स होंगे तो इंशाल्लाह उतनी ही ज्यादा आसान आपके लिए आने वाली अकाउंटिंग होगी। ठीक है, तो अच्छा जी, अब हम जो है अगली क्लास में इंशाल्लाह हम इस पे मजीद बात करेंगे। अगली क्लासेस जो आपकी इंशाल्लाह ईद के बाद होंगी। अब हम उसके बाद प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस करेंगे जिसके अंदर ट्रांजैक्शन आपके सामने नजर आ रही होंगी, क्वेश्चन मैंने आपको दिए होंगे लेकिन सॉल्व अब मैं नहीं करूंगा। ठीक है, सॉल्व बेटा अब आपने इसको करना होगा। मैं आपको गाइडलाइन जरूर प्रोवाइड करूंगा कि क्या डेबिट करना है, क्या क्रेडिट करना है, लेकिन इसको कॉपी इन एग्जांपल्स को आप आके देखिएगा। सेट नंबर ए आपका स्टार्ट हो रहा है प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस के ऊपर, ये आपकी प्रैक्टिस है। ठीक है, अब आपने करना क्या है, इसके स्क्रीनशॉट लेते रहिए और जनरल में इसको आपने सॉल्व करते रहना है। फिर इसको इंशाल्लाह मैं चेक करूंगा उसका तरीकेकार क्या होगा, ये आपको ईद के बाद इंशाल्लाह बता दिया जाएगा। लेकिन आप बेटा इसको जनरल को अपनी कॉपी के अंदर जो है वो लिखते रहिए। अगली क्लास में इंशाल्लाह हम स्टूडेंट्स से काम लेंगे, आप लोगों से काम लेंगे और आपसे क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे। मुमकिन है कि उसके लिए हमें किसी और सॉफ्टवेयर की भी मदद लेनी पड़े, तो वो इंशाल्लाह आपको अगली क्लासेस में गाइड कर दिया जाएगा। आज का लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज।